हम बात कर रहे हैं मॉडर्न की। मॉडर्न में हम पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आज दूसरा लेक्चर है। दूसरा ही है, बिल्कुल दूसरा है ब्रदर। अब आप समझें क्या कहना चाहता हूँ। पिछली क्लास में जो बात हो रही थी उसके अकॉर्डिंग उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा एक रिकैप देता हूँ। पिछले क्लास में अगर आप सोए हुए होंगे तो आज आपको जो है वापस से सुनने का मौका। ये प्लस और ये प्लस, ये मैंने क्या बनाया, न्यूक्लियस, और ये जो एक बाउंड्री वॉल सी है दैट इज क्रिस्टल। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कई सारे लेवल होंगे, कई सारे लेवल होंगे, सबके लेवल होंगे। मैं एक बस आउटर मोस्ट लेयर पकड़ लूँगा, सबके आउटर मोस्ट लेयर की मैं बात कर लूँगा। अच्छा, ये अभी तो तुमको लग रहा है कि दोनों चिपक गए, लेकिन इनकी जो क्या एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है, तो इनके बीच एक प्रॉपर पैटर्न होता है, प्रॉपर गैप होता है। तो ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक चढ़े हुए होते हैं, तो इनकी एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है। तो एक बढ़िया सा पैटर्न अपने को दिखता है। अच्छा, क्या होता है, तुम इसको ये जो बाउंड्री तुम देख रहे हो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल। और 1 2 3 4 तो होंगे नहीं, ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे होंगे। हर एटम्स के लिए उनका आउटर मोस्ट शेल होगा, और उस आउटर मोस्ट शेल पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे तो अंदर में भी शेल होंगे ना, इसके बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा। अच्छा, अब इस पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम रहा होगा, हम किस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, हम करेंगे आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन की। सही है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन की खासियत है कि ये रूम टेम्परेचर पर ही अपने ऑर्बिट से बाहर निकल के क्रिस्टल में घूमने लगते हैं। रूम टेम्परेचर पे ही, थोड़ी सी एनर्जी मिली नहीं कि बाहर घूमने लगे। लेकिन इन सारे इलेक्ट्रॉन को ऐसी परमिशन नहीं है कि ये क्रिस्टल छोड़ के बाहर निकल जाए, इस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते, अंदर ही घूमते रहेंगे। इस अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को हम तो कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और बाद में तुम्हारा एक चैप्टर आएगा जिसको तुम बोलते हो सेमी कंडक्टर। एक पूरा चैप्टर है, पूरा थोड़ा शॉर्ट में बोल दो तो सेमी। जो हमारा सेमी कंडक्टर है, उस सेमी कंडक्टर में इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ऐसे जो कंडक्शन बैंड में है। वहाँ पे 2 बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। इनके बीच में एनर्जी गैप होता है जिसको डेल्टा ईजी बोलते हैं, वो बाद की बात है। अभी सेमीकंडक्टर में जब बात करोगे तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम वहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, CB। ठीक है, ये बाद की बात बता रहा हूँ। अभी हमारा टारगेट क्या है, हमने अभी तक की कहानी ये थी कि हमारे पास किसी क्रिस्टल के अंदर रेगुलर ज्योमेट्री पे खूब सारे एटम हैं, खूब सारे एटम्स हैं, तो यानी कि उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अलग अलग एनर्जी लेवल पे घूम रहे हैं। मेरा टारगेट सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन का है जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल पे हो रहा, आउटर मोस्ट शेल पे जो घूम रहा होगा, हमारा टारगेट उससे। उस आउटर मोस्ट शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को जैसे ही तुम पहले मान लो 0 केल्विन पे कहानी है, घूम रहे थे सब कुछ, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कहाँ चले गए, रूम टेम्परेचर पे। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे जाओगे, वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से अलग हो जाएंगे और कहाँ आ जाएंगे, क्रिस्टल में आएंगे। लेकिन वो अभी हमारे काम के नहीं है, अभी वो फ्री हैं इन द क्रिस्टल। अगर हम चाहते हैं कि वो क्रिस्टल से बाहर निकले तो हमको अलग से और एनर्जी देनी पड़ेगी, सिर्फ रूम टेम्परेचर से काम नहीं चलेगा। रूम टेम्परेचर पे एक और थोड़ी सी हलचल होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा ही तेज होते हैं, तो वो मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, वो यहाँ से निकल के ऊपर जाने लगेगा। जैसे ही ऊपर जाएगा तो सोचना, क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन निकलना तो क्रिस्टल से निगेटिव चार्ज का निकलना, निगेटिव चार्ज कहीं निकलेगा तो क्रिस्टल अपने आप कैसा चार्ज रिक्वायर करेगा, पॉजिटिव। ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने पॉजिटिव चार्ज क्रिस्टल एक्वायर कर लेगा। और इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर की तरफ मान लो भाग रहे हैं और ये क्रिस्टल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, आपस में क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। और जाने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी समय के साथ क्या होगी, कम होगी। एक समय आएगा कि यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। जैसे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ये इलेक्ट्रॉन वापस से अंदर क्रिस्टल में आ जाएंगे। मतलब जाना और आना चलता रहता है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले। अगर हम चाहते हैं उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना, जिस इलेक्ट्रॉन का हमको यूज़ करना चाहें,
तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम इस मेटल के सरफेस को अलग से एनर्जी देंगे, कम से कम इतनी एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, बाहर चला जाए क्रिस्टल से। उसको तुम क्या बोलते हो? वर्क फंक्शन, जिसको हमने पिछली क्लास में फाई से डिनोट किया था, नाम दिया था वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस ऑफ मेटल। सरफेस की प्रॉपर्टी है वो। मतलब मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज आपका आयरन का ये बेंच है, इसके ऊपर अगर किसी ने सिल्वर का पेंट कर दिया, देन द प्रॉपर्टी ऑफ वर्क फंक्शन विल बी डिसाइडेड बाय सिल्वर। यानी कि मटेरियल टू मटेरियल वर्क फंक्शन हमारा डिफरेंट होगा। वर्क फंक्शन, नाम इसका वर्क फंक्शन है, बेसिकली इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। और जब तुम बाद में पढ़ोगे ना, तुम एक छोटी सी टर्म पढ़ोगे। देखो, मेटल के सरफेस को एनर्जी देने के बहुत सारे तरीके थे। थर्मोयानिक एमिशन था, सेकेंडरी एमिशन था, फील्ड एमिशन था, बहुत सारी नौटंकी। हमने अभी अल्टीमेटली हमारे चैप्टर में टारगेट किसका है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। मतलब इस कंडीशन में तुम मेटल के सरफेस को जो तुम एनर्जी दोगे वो किस फॉर्म में दोगे? फोटोन के फॉर्म में। फोटोन क्या है? लाइट है। लाइट का नाम हमने दिया है फोटोन। मतलब लाइट का एक खासियत है, लाइट की खासियत ये है कि लाइट जब किसी मैटर से इंटरेक्ट करेगा ना, तो उस मैटर को वो एनर्जी चंक्स में देता है, टुकड़ों में, और ईच टुकड़ा इज कॉल्ड फोटोन। तो फोटोन को तुम लाइट का टुकड़ा कह सकते हो। फोटोन इज जैसे टुकड़ा ऑफ लाइट। अब लाइट का टुकड़ा तो स्पीड किसकी होगी? लाइट की। तो जैसे ही तुमसे कोई बोले फोटोन, तो तुम समझ लेना कि अच्छा कोई टुकड़ा है, मतलब एक पत्थर जैसा, वैसे बोलने के लिए बोल रहे हैं। और उस पत्थर में कितनी एनर्जी है? एच न्यू। वो जो टुकड़ा आएगा, वो जो टुकड़ा यहाँ से लाइट का ऐसे आएगा, ऐसे लाइट का कोई टुकड़ा जब मैं ऐसे लेके आऊँगा, इस टुकड़े में जो एनर्जी होगी, छोटे छोटे टुकड़े हैं इसके, इस टुकड़े में एनर्जी होगी। अब हर टुकड़े में कितनी एनर्जी होगी? तो हर टुकड़े में एनर्जी होगी एच न्यू, एच न्यू, एच न्यू, एच न्यू। हर टुकड़ा, हर फोटोन के पास एनर्जी होगी एच न्यू। तो एनर्जी लिखने के लिए मेरे से कोई कहेगा तो मैं कह सकता हूँ एनर्जी को एच इंटू न्यू, या फिर दूसरी भाषा में एनर्जी को कह सकता हूँ एच सी बाई लेमडा। कह सकते हैं ना? ये सारी बातें हमने देखी थी। अब जरा देखो, इस एनर्जी को किसी ने किसी मेटल सरफेस पे जब इंसिडेंट किया, तो मेरे पास अवेलेबल एनर्जी कितनी है? एच न्यू है। इस एनर्जी का काम क्या है? इस एनर्जी का काम है कि मेटल के सरफेस से फोटोन को हटाना। जब ये एनर्जी मेटल के सरफेस से फोटोन को हटाए, समझ रहे हो? मान लो सपोज एक एग्जांपल तुमको देता हूँ, तुम्हारे पास कोई फुटबॉल है, और फुटबॉल है, और तुम फुटबॉल ऐसे ही अपने घर में, छत पे, यहीं पे खेल रहे हो, फील्ड में, कहीं भी जहाँ भी आपकी इच्छा है, और तुम चाहते हो कि फुटबॉल हम कभी कभी खेलते हैं ना ऐसे ही मज़े लेने के लिए, तो 2 बॉक्स रख दिया या 2 ईंट वीट रख दी, उसके बीच से फुटबॉल को बाहर निकालना है, या फिर एक गड्ढा होता है, फुटबॉल को उसमें पैर से धीरे से स्लाइड करके फुटबॉल उसमें गिराना है, ऐसे ही छोटा। अब मान लो तुमको वहाँ पे फुटबॉल को मात्र वहाँ पहुँचाना है, तो तुमको तो पता है भाई इतने फोर्स से वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है? तो इतने फोर्स से तो वहाँ पहुँच जाता, दैट इज़ द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। तुमने अगर बहुत ज़ोर से मार दिया तो क्या होगा? पहले तो वहाँ पहुँचेगा, उसमें थोड़ी एनर्जी खर्च होगी, और जो एनर्जी बच जाएगी उससे आगे जाएगा, जो एनर्जी बचेगी उससे आगे जाएगा, क्योंकि जाने में तो कोई एनर्जी खर्च हुई कि नहीं हुई। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल समझो। तुम्हारे पास एक बॉल तुमने हाथ में लिया, बॉल हाथ में लिया, और उसके बाद से क्या किया? एक सामान या कोई चीज़ या कोई आम, कभी तुम लोगों ने तो आम तोड़ा नहीं होगा ऐसे पत्थर मार के, हैवी डिड दैट, करा है, तोड़ा है, ठीक है, तोड़ा है। सपोज करो आम का महीना आने ही वाला है, आम ऐसे पेड़ के अंदर आम है, ऐसे अंदर मतलब पेड़ पे लटका हुआ आम है, तुम उसको तोड़ना चाहते हो, पत्थर उठाए, तुमने आम के ऊपर मारा। सबसे पहला पत्थर का काम क्या है? स्टेप 1, आम को तोड़ना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पहले आम को तोड़ के अलग तो करो, और अगर आम ऐसे लटका है, तुमने धम से पत्थर उसके ऊपर दे दिया, तो पहले तो आम को तोड़ के वो अलग करेगा, और जो एनर्जी बचेगी उसको लेकर उसको दूर जाएगा। यानी कि पहले तो अलग किया, और जो एनर्जी बची वो उसके काइनेटिक एनर्जी में दिया। समझ रहे हो क्या? तो ये जो एच न्यू तुम लेके आओगे, इस एच न्यू का 2 काम है। इस एच न्यू का 2 काम है। पहले तो है कि मेटल सरफेस से उसको सेपरेट करो, मेटल सरफेस से उस इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करो। पहले तो है कि भाई अलग करो, और जो एनर्जी बच जाए उसके बाद उस एनर्जी से उसको काइनेटिक एनर्जी दो।
समझ रहे हो क्या? यानी कि जो मेरे पास एच न्यू एनर्जी है उसके दो काम हैं। पहले तो मुझे उससे मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अलग करना है, तो उसमें कम से कम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, उस आम के पत्थर से जो आम जो लटका हुआ है उसको तोड़ने के लिए कम से कम एक एनर्जी तो फिक्स है, इतना फोर्स लगाऊंगा तभी टूटेगा वो। ये तो सबको पता है। तो तुमको पता होता है ना कि तुम सीधे पत्थर उठा के सीधे भ्राम से थोड़ी मारते हो यार, तुमको पता है कि इतना जोर से मारूंगा टूट जाएगा, वो अंदर से फीलिंग आती है। जितना उसकी पकड़ मजबूत होगी उतना ही ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी। अगर आम पहले से ही पका हुआ सा है तो तुम जाके पेड़ हिलाते हो, आम गिर जाता है। अरे कभी करा नहीं तुमने तो, जवानी अभी बचपन जिया नहीं। कभी पेड़ वेड़ देखो, तुम्हारे तो वहाँ हापुस आम होता है ना बहुत। हापुस आम कैसा होता है? पेड़ देखा है हापुस आम का? हमने बस हापुस आम का वो सुना है कि हापुस आम, और बस देखा है, पेड़ कभी नहीं देखा। बड़ा नाम सुना है तुम्हारे हापुस आम, मीठा होता है। कब जाना है महाराष्ट्र? आई नीड हापुस आम, और पेड़ भी लेते आना उसका। चलो एच न्यू। तो सुनो, एच न्यू के काम दो हो गए, तो क्या हम फार्मूला निकाल सकते हैं क्या? एच न्यू का पहला काम, अरे उसको अलग करो, तो यानी कि फाई नॉट, और दूसरा काम काइनेटिक एनर्जी दे दो, एनर्जी कंजर्वेशन। मेरे पास पूरी एनर्जी थी एच न्यू, उसमें से सबसे पहले मैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से अलग करूँगा। सबसे कम जितनी एनर्जी उसके लिए चाहिए उसका नाम दिया न्यू नॉट, फाई नॉट, जिसको बोला वर्क फंक्शन। जो बच जाए वो काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? एच न्यू माइनस फाई नॉट। पूरा चैप्टर इसी पे चलता है। और तुमको देखने में लग रहा होगा मजाक, इसमें लोगों की आती है नानी याद, तुम्हारी भी आएंगी, क्योंकि देखने में बड़ा छोटा है। देखने में तो न्यूटन का छोटा सा नियम है ना, परेशान करता है उसमें है। तो इसी बात पे पूरी की बात, ये बात आगे चलेगी, आराम से हम इसको धीरे धीरे समझते रहेंगे। छोटी सी बात है, बस एक बेसिक आइडिया हमने आज खुद को दिया है। आज का हमारा टारगेट है थोड़े से न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे चलेंगे, थोड़े से न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे चलेंगे। अब तुमको एक और बात बताता हूँ तुमको। तुमने एक और चीज़ देखी थी उस दिन, तुमने देखी थी कि भाई मेरे पास अगर एनर्जी की बात करता हूँ तो इस चैप्टर में एनर्जी और मास अलग अलग तरीके से हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि भाई मास यहाँ दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारा रेस्ट मास, है ना, और जिसको तुमने अभी रेस्ट मास, और एक तुमने क्या कहा था, रिलेटिव मास, है ना, कहा था। यानी कि तुमने एक मास यहाँ पढ़ा था E=2, और तुमने उसका नाम दिया था mc², ये किया था तुमने। अच्छा, E को लिखने का स्टाइल तुमने अगर m और c को एक तरफ कर लो और एक c को एक तरफ कर लो, तो तुमने कहा था कि E बराबर इस m इंटू सी, m इज द मास, c इज द वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो दिस इज कॉल्ड pc। तो E का एक फार्मूला अपने पास निकल के आया था pc। तो बताओ P का फार्मूला हमारे पास क्या निकल के आया था? E/c। अब हमारी इच्छा, हम E को जितनी मर्जी उतनी तरीके से लिख सकते हैं। अगर किसी ने कहा कि मैं E को h न्यू कहूँगा तो h न्यू/c, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कोई कहेगा नहीं भाई मैं P को h तो ठीक है और न्यू नहीं लिखूँगा, h/c तो है, न्यू की जगह मैं क्या लिखूँगा? c/λ, c काट दूंगा। तो P का उसको एक और फार्मूला मिलेगा h/λ। ज़्यादा फेमस ये हो गया है, ज़्यादा फेमस ये हो गया है, P बराबर h/λ। अच्छा, ये कितने फोटोन की एनर्जी है? एक फोटोन है, तो P = h/λ, एक फोटोन के लिए। मान लो मेरे पास नंबर ऑफ फोटोन जो मैं यहाँ पे, अब एक फोटोन थोड़ी ना आएगा यार, एक फोटोन थोड़ी आ सकता है, फोटोन तो बहुत आएंगे। तो मान लो नंबर ऑफ फोटोन को हम कैपिटल N से दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में P कितना हो जाएगा हमारे पास? NH/λ। अब जरा ध्यान से देखना, आज इसी पे बात करेंगे। नंबर ऑफ फोटोन हम अगर बढ़ाएंगे, n कर देंगे, तो डेट इज कॉल्ड NH/λ। अब किसी की इच्छा हो, मान लो कहे कि नहीं भाई आप इतनी बात मत करो, ये P क्या है बताना? मोमेंटम है, समझ रहे हो ना, मोमेंटम है ये। अच्छा, तो अब देखो मेरे पास P बराबर है N इंटू h/λ, कोई दिक्कत नहीं। किसने कहा भाई मुझे आप नंबर पर सेकंड करके दिखाओ कि एक सेकंड में कितने आए, पूछ सकता है ना कोई। तो मैं टाइम से डिवाइड करूंगा, तो भाई अब तुम इधर दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करोगे ना, इधर भी टी करना पड़ेगा तो इधर भी टी करना पड़ेगा, LHS बराबर RHS चाहिए तो ठीक है। ये ऊपर में मोमेंटम, नीचे में टाइम, ये तो मुझे लग रहा है न्यूटन्स लॉ चल रहा, क्या ये फोर्स बन जाएगा क्या? ये बन गया फोर्स, ये बन गया फोर्स।
अच्छा, और कि कैपिटल N अपॉन टी को लोग छोटे n से लिखते हैं, n से, और n इंटू एच बाई लेमडा। तो बताओ जब फोटोन आएगा, आकर टकराएगा, तो उस कंडीशन में जो वो फोर्स लगाएगा वो होगा छोटू n टाइम्स h बाई लेमडा। एंड्रॉयड n डिवाइडेड बाई टी। अच्छा ऐसा बोल, n डिवाइडेड बाई टी, n इज द टोटल नंबर डिवाइडेड बाई टी, मतलब इसको अपन पढ़ सकते हैं टोटल नंबर पर सेकेंड, टोटल नंबर पर सेकेंड। अब इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हमने इसको स्मॉल n से लिख दिया, एंड्रॉयड। चलिए इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप नोट कर लीजिए। लिख लिया, आइए समझते हैं। बड़ा आसान चैप्टर है, बस वी हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ। हर चीज़ को जोड़ते रहना, इसमें पूरी स्टोरी चलती है। जब आप इस पूरी स्टोरी से कनेक्ट करके रखो तो मॉडर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब आप कनेक्ट नहीं करोगे, सीधे सीधे फार्मूला ढूंढते फिरोगे, तब तो मॉडर्न तुमको पकाऊ लगेगा भाई। मॉडर्न से खुद को कनेक्ट करके रखिए। यार तुमने बड़ा अच्छा किया है, देखो अभी साल शुरू हुआ है और तुमने मॉडर्न शुरू में अगर तुम कर रहे हो तो ये बड़ी स्पेशल बात है। मैं बताऊँ, जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा होता नहीं है। रादर मैं भी ऐसा नहीं कराता था, लेकिन चूँकि आप जीनियस हैं तो लेट्स डू इट। अरे ये भी बड़ा अच्छा स्टेप है। जैसे जनरली लोग पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करा, उसके बाद से नहीं तो इधर से ज़्यादा ऑप्टिक्स कर लेते हैं, ये करते हैं। मॉडर्न कब छोड़ते हैं? लास्ट में, दिवाली कर लिया उसके बाद मॉडर्न पढ़ते हैं। मैंने इस बार सोचा कि भाई लास्ट में मॉडर्न अगर पढ़ें तो प्रैक्टिस कम होती है मॉडर्न की। अब मॉडर्न स्कोरिंग है, पहले पढ़े रहेंगे तो मौका तो है दोबारा रिवीजन करने का भरपूर तरीके से। तो मॉडर्न कुछ चैप्टर्स ऐसे स्कोरिंग है, और जनरली जेई वाले बच्चों का ये वीक होता है जनरली, क्योंकि वो तो अपन इसमें जब लेके आएंगे खूब सारा मैकेनिक्स तो अपने को मज़ा भी आएगा, नहीं तो इसमें रटते बहुत हैं लोग, इसलिए उनका वीक होता है। और मेडिकल वाले बच्चों को इसमें मज़ा बहुत आता है, क्योंकि खूब सारा फार्मूला और रट लेते हैं, उनकी कैपेसिटी रटने की बहुत अच्छी होती है। मेडिकल वाले बच्चे याद बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया याद करते हैं। मतलब उनको कितना भी तुम अगर उनको बताओ कि दिस इज़ द फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ओके, नो इफ नो बट, क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया, क्यों नहीं आया, क्यों आया, आता है क्या, सवाल इससे आएगा, तुमने कह दिया हाँ, बस याद हो गया उनको। भाई साहब ऐसे भयानक भयानक बायोलॉजी के टर्म जिसको याद हो जाए उसके लिए फार्मूला क्या चीज़ है। इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट नीट स्टूडेंट। चलिए अब तुम आओ मेरी बातों पे, थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ लेके जाते हैं, न्यूटन्स लॉ लेके जाते हैं। लिखो हेडिंग दो रेडिएशन फोर्स, रेडिएशन फोर्स। लिखो केस 1, रेडिएशन फोर्स केस 1। लिखो नॉर्मल इंसिडेंस एंड परफेक्ट एब्जॉर्प्शन, नॉर्मल इंसिडेंट एंड परफेक्ट एब्जॉर्प्शन, नॉर्मल इंसिडेंट एंड परफेक्ट एब्जॉर्प्शन। बात समझने बहुत अच्छी बात है, समझिएगा। मान लो ये कोई सरफेस है, यहाँ पे जो भी तुम फोटोन की बात कर रहे हो वो नॉर्मल इंसिडेंट कर रहे हैं। इसके बाद इसके पास उन्होंने खुद को ऐसे परपेंडिकुलर इस तरीके से इंसिडेंट कराया, परपेंडिकुलर इंसिडेंट कराया, एकदम से नॉर्मल इंसिडेंट करा रहे हैं। फोटोन खुद को इसके ऊपर नॉर्मल इंसिडेंट करा रहे हैं। ये हम बस डायग्राम सिंबॉलिकली दिखाना चाहते हैं। अच्छा, अब जब ये फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहा है और परफेक्ट एब्जॉर्प्शन, मतलब तुमको यहाँ दो स्टेप में बात करनी है कि अगर ये फोटोन इसके ऊपर आया, टकराया और पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया, तो तुम यहाँ दो तरीके से बात करोगे। सबसे पहले तुम मुझे बता दो कि मैं P इनिशियल क्या लिखूँगा, फिर तुम मुझे बताना P फाइनल क्या लिखूँगा, फिर तुमको न्यूटन्स तो लग रहा होगा, फिर तुम, हाँ बिल्कुल, फिर तुम यहाँ से मुझे बताओगे डेल्टा P क्या लिखूँगा, फिर धीरे धीरे हम फोर्स की तरफ बढ़ेंगे। आओ देखो, जब तुम P इनिशियल की बात करोगे तो बताओ मोमेंटम, बताओ मोमेंटम, मोमेंटम बताओ।
यहाँ पे यहाँ वाले स्टाइल में मोमेंटम बताओ, फोटोन वाले स्टाइल में मोमेंटम बताओ। h बाई लेमडा, यहाँ पे मोमेंटम एक का बताओ, एक का मोमेंटम h बाई लेमडा। यहाँ पर गड़बड़ाना नहीं है, जब भी मैं फोटोन की बात करूँगा और फोटोन में मोमेंटम h बाई लेमडा होता है, फोटोन का मोमेंटम h बाई लेमडा लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एक फोटोन का मोमेंटम h बाई लेमडा, एक फोटोन का मोमेंटम h बाई लेमडा। ये थोड़ा अलग है इसीलिए तो सीख रहे हैं। एक फोटोन का मोमेंटम h बाई लेमडा, अरे हमने ड्राइव किया है ना भाई, वहाँ से हमने अल्टीमेटली इसको मास इनटू वेलोसिटी रख के ड्राइव किया है, परंतु एक फोटोन का मोमेंटम है तो अल्टीमेटली दैट कम्स टू बी h बाई लेमडा, h बाई लेमडा। लेमडा क्या होगा? वेवलेंथ, किसका? वो फोटोन का जो वहाँ पे आया। ठीक है भाई, तो एक फोटोन का वेवलेंथ मैं लिखता हूँ तो h बाई लेमडा। चलो ठीक है, h बाई तो लगा ले, h बाई लेमडा। अच्छा, अब मेरे पास कितने फोटोन आएंगे? n, माना n बहुत सारे आ रहे हैं, हमने माना टोटल अगर मुझे लिखना हो, डायरेक्शन की टेंशन नहीं है, हम तो i पे बात करें, इधर वाला i हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा? माइनस i। ठीक है, अभी तो ठीक है ना। अब देखो टोटल मोमेंटम मेरे से कोई पूछेगा, इनिशियल की बात चल रही है तो n इंटू h बाई लेमडा, टोटल तो ऐसा है। अच्छा ठीक है, ये तो शुरुआत की कहानी है भाई, शुरुआत की कहानी है। अब जरा सोचो, फाइनल मोमेंटम तुम मुझे बता दो कितना होगा। मैं बोलूँगा 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है परफेक्ट एब्जॉर्प्शन, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया, मतलब कि 100% यहाँ पे इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है, एब्जॉर्ब किया है 100%। तो P फाइनल क्या होगा? 0। P फाइनल कम्स टू बी 0। अब अगला काम तुम क्या करोगे? P फाइनल में से P इनिशियल घटाओगे और साथ साथ तुम पेन भी चला सकते हो, लिख भी सकते हो, ऐसे एकदम से सत्यनारायण सुन रहा होता है। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो P फाइनल अपन क्या लिख रहे हैं? 0 माइनस NH बाई लेमडा, दैट कम्स टू बी माइनस ऑफ NH बाई लेमडा। आ रहा है क्या? अब बताओ तुम मुझे ईमानदारी से बताओ, माइनस तो डायरेक्शन के कारण आया है भाई, तो डेल्टा P का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? हाँ नहीं, h बाई लेमडा नहीं, डेल्टा P का जो मैग्नीट्यूड हुआ है वो तो n इंटू h बाई लेमडा हुआ है। अच्छा, अब मैं अगले स्टेप में इस डेल्टा P का जो मैग्नीट्यूड है इसको भी T से डिवाइड कर दूँ, और इधर भी तो उसके लिए T से डिवाइड करेगा भैया, तो ये h बाई लेमडा। अब बताओ इसका नाम तुम फोर्स रख सकते हो, और ये छोटू n और ये h बाई लेमडा नहीं हो जाएगा क्या? देखो अभी जस्ट बोला था, और तुम जीनियस हो, तुम जानते हो डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा P आया तो बड़ा सा टाइम है, D तो है ना डेल्टा, और कल ही लिखा था बिल्कुल, और डेल्टा T बोले तो भी बड़ा सा टाइम है, मतलब दैट फोर्स विल बी द एवरेज फोर्स। तो यहाँ से फोर्स जो आएगी दैट इज द एवरेज फोर्स। क्या ये फोर्स का, अगर मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, मैं बोलूँगा भाई ये फोर्स, एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड आया है कितना? NH बाई लेमडा, NH बाई लेमडा। तो यहाँ से एवरेज फोर्स पूछा जाता है तो तुम कहोगे NH बाई लेमडा। कब कहोगे? जब पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा तब तुम कहोगे छोटू n h बाई लेमडा। ठीक है ना बात? अब मैं तुमको अगला काम देता हूँ, जब हम 100% रिफ्लेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? ये तो 100% एब्जॉर्ब होने की कहानी है। नाउ रिपीट द सेम प्रोसेस व्हेन 100% फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड। बदल जाएगा तो बदल देने का बाबा, 100% रिफ्लेक्ट हो गया हो। कंक्लूजन ध्यान रखिएगा भाई साहब, एवरेज फोर्स की वैल्यू आई है, एफ एवरेज की वैल्यू आई है, क्या आई है? NH बाई लेमडा। ये कब आई है? जब 100% या जब 100% एब्जॉर्ब कर लिया। इसी बात पे बोलो जय महाराष्ट्र, नहीं बोलेगा? हाँ,
नॉर्मल इंसिडेंस एंड कंप्लीट रिफ्लेक्शन। हाँ, परफेक्ट रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, नॉर्मल हेडिंग डाल सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है, हेडिंग के बिना काम नहीं कर सकते आप, तो लिखिए नॉर्मल इंसिडेंस एंड परफेक्ट रिफ्लेक्शन। परफेक्ट का मतलब होता है 100%, यू आर परफेक्ट। कितना अच्छा लगता है सुन के, यू आर परफेक्ट। ला 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 लिखो भैया। अब बताओ, पी इनिशियल इज डन, पी फाइनल इज व्हाट? हाँ, पी फाइनल इज व्हाट? सेम से वापस आ रहा है, तो क्या मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ पी फाइनल एक का लिखूंगा तो माइनस ऑफ एच बाई लेमडा, साइन के हिसाब से बात करेंगे, है ना? तो मैं अगर टोटल की बात करूँगा तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ, इसमें आई कैप लगा दूंगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आई कैप लगा देता हूँ, क्या दिक्कत है आपको? आप जीनियस, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो माइनस ऑफ एन टाइम्स एच बाई लेमडा, या फिर ऐसे कह दो एन एच बाई लेमडा माइनस का आई कैप। अरे तुम तो बहादुर हो भाई, बोलो बोलो। ये टोटल है, टोटल ऑफ व्हाट? पी फाइनल का टोटल, पी फाइनल का टोटल ऐसा है। नाउ यू कैन फाइंड द चेंज। हाँ, व्हेन यू फाइंड द चेंज यू विल गेट डेल्टा पी, मैग्नीट्यूड चेंज के लिए पूछ रहा हूं मैं, दैट इज ट्वाइस ऑफ एन एच बाई लेमडा, ट्वाइस ऑफ एन एच बाई लेमडा। सही है? नाउ डिवाइड इट विथ द टाइम, टाइम 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 कर दिया, तुमने कहा मैंने किया, टाइम से डिवाइड किया बोथ साइड, ये आ गया फोर्स, ठीक है, 2 इंटू छोटा एन और एच बाई लेमडा, 2 इंटू छोटा एन एच बाई लेमडा, दिस इज अगेन एवरेज फोर्स, एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन 100% रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो फोर्स का दो फॉर्मूला आ गया भाई साहब, एक तो सिंपली एन एच बाई लेमडा और एक आ गया है ट्वाइस ऑफ एन एच बाई लेमडा, ट्वाइस ऑफ एफ इक्वल्स टू, तुम लिख सकते हो दिस इज ऑल्सो एवरेज फोर्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एन एच बाई लेमडा, एंड दिस इज द केस व्हेन 100% रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। 100% रिफ्लेक्शन भाई साहब 100% रिफ्लेक्शन तब लगेगा ये। अरे न्यूटन्स लॉ जैसा नहीं लग रहा, बॉल फेंका वापस आ गई सेम स्पीड से, 2 mv होता था ना, आज ही हो रहा है। यन का चेंज है, सही बोला, इसमें यन का चेंज है, यन का, सही पकड़े। चलिए आगे की बात करिए। छोटा एन में गड़बड़ाना मत, छोटा एन इज व्हाट? नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। लिख लेना ना, क्या दिक्कत है अपने को? छोटा एन इज नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा मन की शांति के लिए। लिखो लिखो, अ लाइट, देखो क्वेश्चन में मैं बताता हूँ आपको, मॉडर्न में एक आपको खासियत बताता हूँ, मॉडर्न और जब अपन हीट पढ़ेंगे तब। पहली बात तो इसमें तुक्का नहीं चलेगा, पहली बात। और दूसरी बात, क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे होते हैं कि थोड़े बड़े से लगते हैं, इसलिए यहाँ पे लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर तक मैं क्या करता था, CW देता था आपको, मतलब पहले से प्रिंटेड होती थी चीज़ें और आपको मैं ऐसे देता था, आप उसमें से क्वेश्चन करते थे। तो उसमें होता यह था कि उसमें बच्चे क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ने में उतना ध्यान देते नहीं थे। बाद में उसको मैं कहता था कॉपी पे वापस से क्वेश्चन लिखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जिसमें होते हैं ना, लैंग्वेज तुमको फंसाता है, और हर क्वेश्चन का लैंग्वेज तुमको कुछ सिखाएगा, टर्म्स कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। तो क्वेश्चन लिखने में हम इस बार कंजूसी नहीं कर रहे, मॉडर्न में और हीट में क्वेश्चन लिखने में कंजूसी नहीं कर रहे हैं। फिर उसी तरीके से वेव ऑप्टिक्स, उसमें लैंग्वेज लिखने में कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज ही बस घूमते हैं, बाकी चीज़ें बहुत आसान है। जैसे तुम देखना, इसका लैंग्वेज पका हुआ है और सॉल्यूशन एक लाइन में है, बस देखो जैसे लिखो, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इंसिडेंट नॉर्मली on a perfect reflective surface, incident normally on a perfect reflective surface।
सही है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सरफेस इज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सरफेस इज 0.4 माइक्रो न्यूटन। 0.4 माइक्रो न्यूटन। भाई साहब माइक्रो मतलब 10 का पावर -6, माइक्रो मतलब 10 का पावर -6। इट इज गिवन 0.4 माइक्रो न्यूटन। नाउ यू हैव टू फाइंड, देखना कितना बढ़िया सिखाने के लिए, फाइंड नंबर ऑफ क्वांटा इंसिडेंट पर सेकेंड, नंबर ऑफ क्वांटा इंसिडेंट पर सेकेंड। अब देखो तुमने कितनी अच्छी बात सीखी, तुमने एक अच्छी बात सीखी कि नंबर ऑफ क्वांटा इंसिडेंट पर सेकेंड को क्या बोलते हो, छोटा एन। लिख लो, उसको घेर के लिख लो, नंबर ऑफ क्वांटा इंसिडेंट पर सेकेंड बोले तो कैपिटल N/T गिवन है, कैपिटल N/T को बोलते हैं छोटा n। तो इसका एक सुंदर सा नाम हो गया नंबर ऑफ क्वांटा, नंबर ऑफ क्वांटा इंसिडेंट पर सेकेंड। वही निकालना, वही। अरे ऐसी वाली भाषा सिखा मेरे को, आइच वोइच आपुन। तुम्हारे को बोलते हैं क्या ऐसे वहाँ? बोलते हैं आपुन, ऐसे ही बात करेगा ऐसा। वोइच बोल रहा हूँ, वोइच। तुमको आती है वो भाषा? बस ऐसे ही बात करेंगे अपन। चलो ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ छोटा n। अच्छे से मन से निकालो। अपना अपना करिए, बोर्ड पे मत देखिए। फोर्स की वैल्यू कितनी थी? 0.4। टिकारी 0.4 माइक्रो न्यूटन, 10⁻⁻⁶। लैम्डा कितना भैया? अरे भैया 400 नैनोमीटर। नैनो बोले तो 40 नहीं 400। नैनो बोले तो हाँ। अब देखो, अब क्या बोला? 2। अब बाकी तो वैल्यू है। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। लिखती जा। एच की वैल्यू बताओ। 6.6 × 10⁻⁻34। बहादुर याद है। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 यूनिट बता बहादुर। जूल सेकेंड। पता है तुम कल आई लिखे थे, आई यस लिखे थे उसके बुक्स में। आई यस, हाँ, आई किलोमीटर पर सेकंड लिखे। हाइपर आई डिवाइड बाय सेकंड लिखे। नहीं जो लिखा आई नहीं लिखा सर, मैं तो सही लिखा हूँ, ये गलत पढ़ा। अरे भाई तुम तो इधर आजा। इसकी वैल्यू बताओ भाई मेरे को, इसकी वैल्यू बताओ। देखो देखो बताता हूँ तुमको क्या है। कैलकुलेट करो इसको फटाफट। देखो बताओ, ये गुना भाग तो करने आता है ना भाई? हाँ देखो, ये 2 से इधर जाएगा 0.2, 2 से 0.4 है ना ऊपर 0.2, और 0.2 से आप 6.6 को कर सक कितना आएगा? 3.3। अब 3.3 है, ऊपर कितना बचा है यहाँ से? ये 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि देखो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? 1.3 इंटू 10⁻20 आ रहा है। 1.3 इंटू 10⁻20। -9 means nanometer. When you convert nanometer into meter, you have to multiply with -9. नैनो मतलब 10⁻⁻9, मिली 10⁻⁻3, मेगा 10⁻6, माइक्रो 10⁻⁻6, पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। अरे सब बोल दिया। किलो 10⁻3। अब क्या बचा? सब हो गया। चलो अब अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं।
माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। अरे हाँ आगे की तरफ चलो, आगे की तरफ चलो आप। चलिए एक सवाल आपके सामने पेश करता हूँ, इजाज़त दीजिए। लिखिए लिखिए, फॉर अ फोटोन हैविंग एनर्जी 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दे रखा था क्या? नहीं दिया था ना। फॉर अ फोटोन हैविंग एनर्जी 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट मोमेंटम एंड इफेक्टिव मास। कैलकुलेट मोमेंटम एंड इफेक्टिव मास। कैलकुलेशन तेज करना भाई, धड़ाधड़ कैलकुलेशन चलना चाहिए। मन में रखो कि मुझे आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं हम दूसरी क्लास के लिए नहीं पढ़ रहे। तो कैलकुलेशन में ऐसे नहीं कि जीरो का गुना ऐसे कैसे हुआ, पॉइंट कैसे काटेंगे, साला एक बकवास सवाल नहीं करेगा कोई। धड़ाधड़ करना है कैलकुलेशन। देखो हम बिल्कुल बताता हूँ। मेगा है तो 10 का पावर 6, एंड व्हेन यू सी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आप उसको अगर जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो, लिख लेना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। कब? जब तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना चाहोगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तब तुमको वो एनर्जी जूल में मिल जाएगी। हाँ भैया, तो कहा है कि फोटोन के पास एनर्जी कितनी है? 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे पास एनर्जी है फोटोन के लिए 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया। मुझे इससे निकालना है मोमेंटम। बताओ ई का फॉर्मूला क्या लगाऊं यहाँ पे? mc² से सी के लिए। अब तुम उसको थोड़ा छोटा भी तो कर लो, मोमेंटम दिया है। p बाई नहीं, pc। E बराबर pc, E बराबर pc, EPC। अरे ये तो EPC, अरे EPC देख, E बराबर PC। अब देखिए मजे की बात, इसने हमसे पूछा है, यही P पूछा है, तो बस बहुत बढ़िया भैया। P बराबर E/C। अरे ये तो अभी मनोरंजन के लिए दे रहा हूँ सवाल, अभी तो सवाल अभी आए नहीं है, अभी तो हम शुरू हो रहे। E एनर्जी भाई, देख इधर कैसे कर रहे हैं। 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले तो 9 है इंटू 10 का पावर 6 कर दूंगा। पहले मेगा को नॉर्मल किया, सही है। उसके बाद पेन का कलर चेंज किया। उसके बाद अभी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। तुम बोलोगे क्यों भाई? इधर है मोमेंटम का अपना मोमेंटम तुम आंसर लाओगे एसआई यूनिट में, मोमेंटम का आंसर एसआई यूनिट में लेके आते हो। अच्छा, यानी कि तुमको इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 1 इंटू -19। सही है। अब ये आंसर मेरा ऐसा यूनिट में आ गया। अब ऊपर मैंने क्या किया, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है अब बताना। ये अब एनर्जी जूल में लिखा है, ये है एनर्जी, लेकिन इस एनर्जी को अब मैंने जूल में लिख लिया। अरे लिखना ही पड़ेगा ना, तभी तो ऐसा यूनिट में लाओगे मोमेंटम को। अच्छा, अब सी, हाँ है ना, लिख दो तो 3 इंटू 10⁻⁸ बस हो गया। 3 3 9। अब बताओ, मैंने तुमको फॉर्मूला नहीं होता रे भाई। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लोग हंस देंगे तुम पे। दोस्त, सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, और स्पीड ऑफ लाइट की इतनी वैल्यू होती है। शायद नर्सरी वाले को सिखाते हैं, नर्सरी जो अले वाले बच्चे होते हैं ना, उनको सिखाया जाता है। ये ध्यान रखने का, ऐसा दोबारा नहीं पूछना, लिख लो अच्छे से। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है ये। हे प्रभु, हाँ बिल्कुल आप मल्टीप्लाई करिए, 3 गुने 3 चला जाएगा ये। उसके बाद ये आएगा 4.8 21 4.8। द वैल्यू इज 4.8 इंटू 10⁻⁻⁻21। सही है क्या? यूनिट बताओ, यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। कैसे आया मोमेंटम का यूनिट बताओ? मोमेंटम बोले तो मास यूनिट कैसे निकालोगे? मोमेंटम के अंदर मास है और वेलोसिटी है। मास बोलो तो केजी, वेलोसिटी बोलो तो मीटर पर सेकेंड। दैट्स व्हाई इट इज कम्स टू बी केजी मीटर पर सेकेंड। कल ही बताया था ना, इसीलिए तो इधर ऐसे चला रहा हूँ मामला कि तुमको कष्ट ना हो, लेकिन तुमने सी की वैल्यू पूछ दी है आज।
परसों दिन नहीं आया था उस वजह से। परसों के दिन आओ, आज के दिन की बात करो और बताओ इफेक्टिव मास कितना होगा इसी सवाल में। फाइंड द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव मास। दोस्तों इफेक्टिव मास की वैल्यू बता दो। इफेक्टिव मास, अरे इफेक्टिव मास बोलो तो मैं क्या सोचूंगा? MC स्क्वायर। लिख लो लिख लो। जब भी लिखो, जब भी मुझसे इफेक्टिव मास पूछा जाएगा, जब भी मुझसे इफेक्टिव मास पूछा जाएगा, मैं E बराबर MC स्क्वायर सोचूंगा। इफेक्टिव मास E बराबर MC स्क्वायर सोचूंगा। और SI यूनिट इंपॉर्टेंट है, SI यूनिट बहुत ज़रूरी है। अरे देखो ऐसे नहीं कि हमारे पास P पता है उठा के पटक दिया, हो जाएगा उससे, लेकिन मैं जनरल बात बता रहा हूँ, हर बार P थोड़ी दे देंगे तुमको। अरे 2 सवाल है, ये 2 सवाल है भाई। हाँ, तो जैसे मान लो कि हमसे पूछ दिया डायरेक्ट इफेक्टिव मास, मैं तुमको बता रहा हूँ देखो क्या है। मैं सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे मन में क्या डालना चाहता हूँ। अरे रुकना, गुना भाग रुको। मैं तुम्हारे मन में डालना चाहता हूँ कि अगर मैं तुमको एनर्जी दे दूँ, अब मैं तुमसे मास पूछूं, तो तुम्हारे पास एक ही उपाय है, E बराबर MC स्क्वायर। एक ही उपाय है। और ध्यान रखना यूनिट का, एनर्जी वो घुमाने के लिए देंगे किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। थोड़ी और परेशानी होगी तो मिली मेगा कर देंगे, और आपको लेकिन उसको लेके आना पड़ेगा जूल में। द प्रोसेस यू नो दैट, मल्टीप्लाई विथ 1.6 × 10⁻19 और बाकी मेगा मिली को कन्वर्ट कर लेंगे अपन। अच्छा, बस यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग बात कर दो। यहाँ पे E बराबर तुम कर दो यहाँ से MC स्क्वायर। हाँ देख लेते हैं, M बराबर मैं करूँगा ऊपर से E, नीचे से आ जाएगा C का स्क्वायर। अब E की वैल्यू बहुत मोटी तगड़ी हम लेके आए हैं, और नीचे C स्क्वायर है। C स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बताना? ये अब E की वैल्यू, E कितना था? कितना था वो हमारे पास, वो तो गुना तो छोड़ दो, तुम तो मुझे बताओ 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, बस लिख देते हैं ना, कट जाएगा ये 9 मेगा। तो 9 × 10⁻6 खत्म, इंटू 1.6 × 10⁻19 खत्म, 9 से 9 खत्म, कहानी खत्म है कि नहीं? तो नाउ द आंसर इज 1.6 × 10⁻29। 1.6 × 10⁻29। ये क्या है? ये इफेक्टिव मास की वैल्यू है। तो बताओ यूनिट क्या होगी? अरे केजी होगी, क्योंकि मास है जी, केजी है जी। चलो एक आंसू का जे पारा तेरा रो। हाँ, एक सवाल और। अब मैं आपको थोड़ा दूसरे स्टाइल से सोचने का सिखाना चाहता हूँ। लिखो, कंसीडर अ फोटोन with wavelength 0.2 micrometer. Consider a photon with wavelength 0.2 माइक्रोमीटर। कोई फोटोन है जिसका वेवलेंथ है 0.2 माइक्रोमीटर। 3 सवाल दोस्तों, 3 सवाल। पहला, मोमेंटम बता दो। मोमेंटम बताओ। देखो सुनो, मॉडर्न का नोट्स जैसे लिखाऊं वैसे लिखना। मोमेंटम बताओ। मोमेंटम सुनो, एक लैंग्वेज लिखो भाई, पहले तो लैंग्वेज लिखो, फटाफट लिख लो। तो जब वेवलेंथ गिवन हो और मोमेंटम पूछा जाए, जब वेवलेंथ गिवन हो और मोमेंटम पूछा जाए, तब P बराबर दोस्तों, आप जीनियस हैं, आपको पता है h/λ। अब फटाफट कर दो, कैलकुलेशन जिंदाबाद। तेजी, जल्दी बोलो।
H is the Planck constant and you have to remember the value, that is 6.6 into 10 raised to the power minus का 34, 6.6 into 10 raised to the power minus का 34 अपॉन लैम्डा। भाई साहब है ना, ये तो मूर्ख बना रहा, माइक्रो में दे रखा है, करना पड़े, कितने से गुना करो, -6 माइक्रो छोटे होते हैं, -6 तो 0.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। अब 2 और ऊपर 3.3 जैसा दिख रहा है मेरे को, तो ये आ जाएगा 3.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 27 -27। देखो 3.3 अगर बोलूँगा तो 3.3 बोलूँगा तो 3.3 यूनिट तुम जानते हो दोस्त, केजी मीटर पर सेकेंड। अरे 28 तो होता जब मैं 33 रखता बिरादर। या सही है। अगला करो, फ्रीक्वेंसी बताओ, अगले में फ्रीक्वेंसी बताओ। कल से अगर मोबाइल बजा तो मोबाइल रख लूँगा 5 दिन के लिए और उस पर खेलूँगा गेम, समझा? फ्रीक्वेंसी बताओ। एक बात लिखा दूँ, लिखो, जब भी सुनो, जब भी मोमेंटम पता हो और फ्रीक्वेंसी पूछा जाए, मैं तो, लड़के ने सही कहा, मैं तो बोल दो भाई h/c यूज़ करूँगा। अब बस आप बहादुर हैं, आप देखिए यहाँ से h बराबर आ गए pc, आपको चाहिए न्यू pc अपॉन h, और p की वैल्यू आपने अभी निकाली थी 3.3 इंटू 10 का पावर माइनस का 27। यहीं लिखूँ क्या? 3.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 27 एंड c यू नो दैट। बता भाई, अरे जल्दी बताओ, h की वैल्यू बताओ भाई। 6.6 बताओ, इतनी बार लिखेंगे तो कैसे याद नहीं होगा? हम क्यों इस वैल्यू पे रखें कि जेई में वो डाटा देते हैं, मुझे पता है, लेकिन यार कब देते हैं? शुरू में देते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 22 पे अटका हूँ और पहले पेज पे जाकर डाटा लेना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इधर से करके जाए ना, क्या दिक्कत है? प्रैक्टिस में रहती है। अब कुछ चीज़ें यार, जो चीज़ फिक्स है उसको क्या दिक्कत है? कर दो गुना, बताओ। अरे वापस कटेगा ये, देखो 3.3 से 2 गया, ये 2 से ये 1.5 गया, 2 से 3 काटोगे तो 2 गुना 1.5 बराबर 3, तो बचता कितना है? 1.5। ऊपर में 1.5 और 27 और 8 कितने बच गए? ये 19, माइनस का 19 और नीचे से जा रहा है माइनस का 34, तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर जाके प्लस होके 15, 1.5 इंटू 10 का पावर 50, 1.5 इंटू 10 का पावर, हाँ 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15। अरे क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट बताओ। हर्ट्ज। इस बात में तुमको कोई हर्ट्ज नहीं होना चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। कोई हर्ट्ज है किसी को? ठीक है। तीसरा काम दोस्तों, तीसरा काम एनर्जी बता दो। एनर्जी। और दोस्तों एनर्जी मैं चाहता हूं तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ। फाइंड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सुनो, तुमने पीछे देखना शुरू कर दिया क्योंकि तुम्हारे मन में बात क्लिक हो गई, अच्छी बात है। लिखो, जब भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे और वेवलेंथ पता हो, जब भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे और वेवलेंथ पता हो, तब बोलो हाँ, तब E इक्वल्स टू, E किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितना? 12,400 डिवाइडेड बाई लेमडा। लेमडा किस में रखोगे? एंगस्ट्रॉम में।
एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 का पावर -10। देखो सुनना, मेरी बात सुनना, एक चीज सुन लो, सुनना। 10 का पावर अगर मैं -10 कहीं लिखा हुआ देखता हूं तो कितना एंगस्ट्रॉम? एक एंगस्ट्रॉम। अरे तुमको एक आसान तरीका बताता हूँ। 10 का पावर -10 में देख रहा हूँ तो मेरे मन में आएगा यार 1 एंगस्ट्रॉम। अच्छा जरा सोचो, 1000 एंगस्ट्रॉम अगर जान ले तो बढ़िया है ना, तो क्या कर देना पड़ेगा? 10 का पावर -7। तो 10 का पावर -7 अगर मैं बोलूँगा, इसका मतलब होता है 1000 एंगस्ट्रॉम। ऐसे अगर रखोगे ना तो ज़रा फास्ट होगा कैलकुलेशन। आज से हम क्या बोलेंगे? 10 का पावर -7 मतलब 1000 एंगस्ट्रॉम। 10 का पावर -7 मतलब 1000 एंगस्ट्रॉम। अब देखो यहाँ पे तुम इसका फ़ायदा उठा सकते हो, इसका तुम फ़ायदा उठा सकते हो, इसका तुम फ़ायदा उठा सकते हो। सोचो कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। तुमको 0.2 माइक्रोमीटर दिया हुआ है भाई, 0.2 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। इधर देखिए जरा, क्या मैं इसको 0.2 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ क्या? उर्फ 2 इंटू 10 का पावर -7 लिख सकता हूँ। ये मीटर में चल रहा है, और 2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर में लिख सकता हूँ। इतना देखते ही मुझे लगेगा कि अरे ये तो 2000 एंगस्ट्रॉम लिखा है भाई। देख लो, देखो ना, 10 का पावर -7 मतलब 1000 एंगस्ट्रॉम होता है। ये 2000 एंगस्ट्रॉम देखा है। ये देखते ही मन खुश हो जाना चाहिए कि अब तो काम आसान है। अब मुझे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो मैं सीधा सीधा ऊपर क्या लिखूंगा? 12400 डिवाइडेड बाय 2000। काम खत्म, आंसर आ गया। सही है क्या? इसी तरह का सवाल है, कितना आएगा ये? 20/224, 6.2। हाँ वही उसी को बोलते हैं दशमलव। 6.2 क्या? नहीं वो तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी। मॉडर्न में तरीके होते हैं सोचने के, और चूंकि डायरेक्ट अपन सोच नहीं सकते क्योंकि हमने को प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए जैसे जैसे सिखाते जाओ ना वैसे वैसे अप्रोच लगाना, तब जाके सब ठीक हो जाएगा। सही है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें, बाकी न्यूमेरिकल्स कल करेंगे। ओके, एंजॉयज।